हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने जो है चैप्टर 1 के जो है इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था हमने, ठीक है। चार्जेस क्या होते हैं ये हमने देखा था, ठीक है। उनकी जो है क्लासिफिकेशन कैसे होता है, चार्जेस का मटेरियल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस देखा था हमने, ठीक है। और उसके बाद मोशन ऑफ चार्जेस के बेसिस पर जो है क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। किसी बॉडी को जो है चार्ज किस तरीके से जो है किया जा सकता है या क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम लोग चार्जेस को क्या कर सकते हैं, बॉडीज को जो है चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहला मेथड है, देखो, बाय रबिंग। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड है जिसके थ्रू हम लोग किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या है, हमको क्या करना है, कुछ रॉड्स लेने हैं या कुछ कोई भी मटेरियल आपको लेना है, चाहे ग्लास हो, प्लास्टिक हो, अदर हो, कोई भी चीज हो। उसको आपको क्या करना है, किसी दूसरे मटेरियल से जो है आपको उसको रब करना है। रबिंग करना मतलब उसको घिसना होता है, ठीक है। जैसे आप लोग ठंडी के दिनों में अपने दोनों हाथों को क्या करते हो, रब करते हो। उसी तरीके से ग्लास का रॉड लेंगे और उसको सिल्क या वूल या किसी क्लॉथ से जो है हम लोग उसको क्या करेंगे, जब रब करेंगे तो एक बॉडी में से चार्ज निकलेगी और दूसरे बॉडी में क्या हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल मेथड है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का, ठीक है। दूसरा मेथड है बाय कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन मेथड के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी को जो है हम लोग चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और कंडक्शन जो मेथड है वो क्या है, एक होता है कंडक्शन और दूसरा होता है इंडक्शन। कंडक्शन मेथड के लिए कंडीशन कंपल्सरली क्या है कि यहाँ पर दो बॉडीज का आपस में क्या होना चाहिए, कांटेक्ट जो है होना चाहिए। जबकि इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में ऐसा कोई कंपल्सरी कंडीशन नहीं है कि दो बॉडीज का जो है आपस में कांटेक्ट होना चाहिए। तो देखो, कंडक्शन के थ्रू जो है हम लोग कैसे करते हैं किसी बॉडी को चार्ज। ये मान लो एक कोई बॉडी है, ठीक है। ये एक बॉडी है, इसका जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज कितना है, इसका 0 है। अब जब मैं नेट चार्ज 0 है बोलता हूं, इसका मीनिंग ये नहीं है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसका नेट चार्ज 0 है, इसका मीनिंग ये है कि इस पर जो टोटल चार्जेस हैं, मतलब जितने पॉजिटिव हैं उसके ही बराबर के क्या हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो इस बॉडी का नेट चार्ज क्या है, 0 है। मैं क्या चाहता हूं कि ये जो बॉडी है वो चार्ज हो रहा है, ठीक है। ये बॉडी क्या हो जाए, चार्ज हो रहा है। देखो, कोई बॉडी चार्ज तभी कहलाती है जब उसमें एक टाइप के चार्जेस क्या हो, एक्सेस हो, ठीक है। या तो इसमें पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो जाए तो भी मैं इसको बोलूंगा कि ये बॉडी चार्ज हो गई है, या अगर इसमें नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे तब भी मैं बोलूंगा कि ये बॉडी क्या हो गई है, चार्ज हो गई है। तो चार्ज होने के लिए क्या कंडीशन है, समझ में आ गया। कोई एक टाइप के चार्जेस जो है एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है। आप इसको कोई भी जो है चार्ज में बना सकते हो, आप चाहो तो इसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बना सकते हो या फिर आप इसको नेगेटिवली चार्ज बॉडी भी जो है आप बना सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके। मान लो हमने क्या किया, इसी ग्लास के रॉड को जो है क्या किया, सिल्क के क्लॉथ से जो है हमने रब किया और रब करके जो है इसके साथ जो है हमने कांटेक्ट में जो है इस तरीके से ले आया, क्योंकि इसके लिए कांटेक्ट क्या होता है, कंपलसरी होता है। तो ये क्या है, ये ग्लास का रॉड है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, देखो इसके बाद जैसे ये ग्लास रॉड पे कौन सा चार्जेस डेवलप होता है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ग्लास के रॉड में हमेशा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और प्लास्टिक के रॉड में हमेशा नेगेटिव चार्ज जो है डेवलप होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या होगा। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, ये जो हमारा पहला वाला जो ओरिजिनल बॉडी था, अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव है, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस किसको अट्रैक्ट करते हैं, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं। तो उस बॉडी के अंदर में जितने नेगेटिव चार्जेस होंगे वो सारे नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, एक साइड जो है आके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। क्यों खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये ग्लास का जो रॉड है इसमें एक्सेस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव जो है इसके साथ आकर क्या होगा, इस साइड पर चिपक जाएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो ये पॉजिटिव जो है फुल ताकत लगाकर इस बॉडी के अंदर में जितने पॉजिटिव थे सबको क्या किए, इस किनारे पर जो है ढकेल दिए, ठीक है। मतलब एक बॉर्डर पर पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा हो गए, ठीक है, एक बॉर्डर पर जो है नेगेटिव चार्जेस इकट्ठा हो गए, ठीक है। नेगेटिव चार्जेस इकट्ठा क्यों हुए, रिपल्शन के अट्रैक्शन के कारण, क्योंकि ग्लास रॉड ने उनको अट्रैक्ट करके बुला लिया, ठीक है।
पॉजिटिव चार्जेस दूर क्यों गए? क्योंकि ग्लास के रॉड के जो चार्जेस उन्होंने उसको रिपल कर दिया। ठीक है, तो एक साइड क्या हो गया, पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा हो गए, एक साइड जो है नेगेटिव चार्जेस इकट्ठा हो गए। इस तरीके से किसी बॉडी के अंदर के चार्जेस का जो है क्या हो जाना, अलग अलग सेपरेट आउट हो जाना, क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है पोलराइजेशन कहलाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, याद रखना, पोलराइजेशन। ठीक है, सो पोलराइजेशन इज अ फिनोमिना इन विच अ बॉडी इन विच द in which positive and negative charges are separated out at the end of the body। ठीक है, क्या हो गया, समझ में आ गया? पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस एक एक बाउंड्री पर आकर क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग बोलेंगे इन नेगेटिव चार्जेस को कि मैं आपको रास्ता देता हूं भाई, यहां से आ जाओ, एक वायर जो है मैंने यहां से लगाया और इन नेगेटिव चार्जेस को बुलाया आओ करके, तो ये नेगेटिव चार्जेस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस के साथ अट्रैक्शन पे है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसी वायर को उठा के अगर मैं इस एंड पर लेके जाऊंगा और मैं पॉजिटिव चार्जेस को बोलूंगा कि आ जाओ इस रास्ते से, तो ये पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे, जैसे ही वायर को मैं टच कराऊंगा ये दौड़ते दौड़ते क्या हो जाएंगे, यहाँ से भाग जाएंगे। क्यों भाग जाएंगे? क्योंकि इनको इन ग्लास के रॉड के कारण क्या करना पड़ रहा है, एक जो है रिपल्शन का जो है फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, और ये पॉजिटिव के कारण ये पॉजिटिव चार्जेस इतना दूर चले जाना चाहते हैं कि जिससे इनको ये देख ना सके। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर हमने एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट किया, यहाँ के सारे पॉजिटिव चार्जेस दौड़ते दौड़ते कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर जो है चले जाएंगे। ठीक है, तो उस बॉडी के अंदर के पॉजिटिव चार्जेस चले गए। अब इस ग्लास के रॉड को भी हम लोग हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो इस बॉडी के अंदर में अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ये सारे नेगेटिव चार्जेस बचेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो है नेगेटिव चार्जेस सिर्फ इसके बॉडी में बच जाएंगे। जो पहले बॉडी नेगेटिवली चार्ज नहीं थी, नेट चार्ज 0 था, अब वही बॉडी क्या हो गई, यहाँ तक आते आते देखो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो गई। समझ में आ गया? तो अगर आपको किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाना है तो आपको उसको ग्लास के रॉड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाना चाहते हो तो आपको प्लास्टिक का रॉड जो है उसके साथ कांटेक्ट में रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलो उसके बाद अगला मेथड है हमारे पास, ये तो हमारा कौन सा मेथड हो गया, कंडक्शन मेथड। कई बार आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है, या वाइवा में भी आपको पूछ सकते हैं कि कंडक्शन और इंडक्शन दोनों के दोनों मेथड जो होते हैं वो किस लिए होते हैं, किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए होते हैं। ठीक है, दोनों में एक ही जैसा प्रोसेस होता है लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना, जो हमारा कंडक्शन होता है उसमें दो बॉडीज के बीच में जो है फिजिकल कांटेक्ट जो है कंपलसरी है, जबकि जो हमारा इंडक्शन होता है उस इंडक्शन में दो बॉडीज के बीच में जो है इंटरेक्शन होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इंडक्शन क्या होता है। यहाँ देखो सेकेंड पॉइंट, बाय इंडक्शन when a charged body is brought near an uncharged body। देखो क्या बोल रहा है, जब एक चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास में लाया जाता है, द चार्जेस इन अनचार्ज्ड बॉडी गेट पोलराइज्ड। देखो ये बोल रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल वर्ड में। ये मान लो एक अनचार्ज्ड बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी का मतलब अगेन क्या है, इस पर चार्जेस हैं लेकिन जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही क्या है, इस पर नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये है अनचार्ज्ड बॉडी। इसके पास अगर आप कोई चार्ज्ड बॉडी लेकर आते हो, जैसे पहले वाले में ग्लास लेके आए थे, अभी हम लोग प्लास्टिक को ले आते हैं। ठीक है, कुछ हटके करते हैं, ये हो गया प्लास्टिक का रॉड। तो डेफिनेशन बोल रहा है कि जब एक चार्ज्ड बॉडी को आप अगर एक अनचार्ज्ड बॉडी के नजदीक लेकर आओगे, कॉन्टेक्ट में नहीं नजदीक लेकर आओगे, तो क्या होता है, देखो इन अनचार्ज्ड बॉडी गेट पोलराइज्ड। तो जो इस अनचार्ज बॉडी के अंदर में जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस क्या होते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया था पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है, चार्जेस का जो है क्या हो जाना, एक एक साइड पर जो है आके सेपरेट आउट हो जाना। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ, ये प्लास्टिक का रॉड है और इस पर एक्सेस नेगेटिव चार्जेस है, तो इसके इस एंड पर कौन से चार्जेस डेवलप होंगे या कौन से चार्जेस आएंगे, तो आंसर है यहाँ पर कौन से आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस जो है यहाँ पर इकट्ठा होंगे। और पॉजिटिव चार्जेस क्यों है, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए सारे इसके अंदर के पॉजिटिव इधर आ गए। ठीक है,
अब इस नेगेटिव के रिपल्शन के कारण इस बॉडी में जो नेगेटिव चार्जेस थे वो रिपल होकर क्या हो गए, दूसरे बॉर्डर पर चले गए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पोलराइज्ड हो जाना। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पोलराइज्ड हो जाना। अब अगर हम लोग वापिस से बोलेंगे कि आ जाओ भाई, इन पॉजिटिव चार्जेस को बुलाएंगे कि आ जाओ मैं तुमको रास्ता देता हूँ भागने के लिए, तो ये बोलेंगे हमको नहीं भागना है। ठीक है, क्योंकि ये इस नेगेटिव चार्जेस के साथ क्या हो गए हैं, बाइंड करके जुड़ गए हैं। तो ऐसे चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाउंड चार्ज बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इसको क्या बोलते हैं, बाउंड चार्ज बोलते हैं। तो बाउंड चार्ज क्या होता है, जब पोलराइजेशन होता है तो पोलराइजेशन में उस एंड के चार्जेस जो कि एक चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, तो ये वो एंड है जिस एंड के चार्जेस क्या है, ग्लास के रॉड के साथ। ठीक है, सॉरी, तो ये हो गया बाउंड चार्ज। अब अगर हम लोग इन नेगेटिव चार्जेस को थोड़ा सा भी बोलेंगे कि मैं तुमको रास्ता दूंगा आ जाओ करके, ये 1 सेकेंड भी बिना वेस्ट किए जैसे ही चार्ज हम लोग करेंगे, ऐसे ही वार करेंगे, ये सारे नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, दौड़ के जो है ग्राउंड में चले जाएंगे, यहाँ जहां भेजोगे आप वहां पर चले जाएंगे। ठीक है, अब इस बॉडी में सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचेगा, देखो उस बॉडी में अब बचेगा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज जो है बचेगा। ठीक है, सॉरी नेगेटिव बोलता हूँ, सिर्फ पॉजिटिव बचेगा, नेगेटिव तो ग्राउंड में चले गए। ठीक है, तो अब ये बॉडी पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज जो है बचेगा। इसको तो हम लोग ऐसे ही रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडक्शन फिनोमिना। ठीक है, तो पहला समझ में आया क्या था, रबिंग करके कर सकते हैं। दूसरा क्या है, उसको कंडक्शन मेथड से कर सकते हैं जहां पर दो बॉडीज के बीच में फिजिकल कांटेक्ट कंपलसरी है। और तीसरा हमारे पास क्या था, इंडक्शन, जिसमें कोई बॉडी जो है हमारे लिए जो है कांटेक्ट में हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब पहचानोगे कैसे कि कौन कौन से चार्जेस जो है रिपल करते हैं या कौन कौन से चार्जेस जो है अट्रैक्ट करते हैं, या रिपल्शन हुआ कि नहीं हुआ, उसको कैसे पहचानोगे। तो उसके लिए हमारे पास जो है एक डिवाइस होता है छोटा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, जिसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, गोल्ड लीफ बोलते हैं। ठीक है, तो देखो आपके बुक में भी दिया होगा, क्या करते हैं उसमें देखो, हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड का लीफ लेते हैं। लीफ मतलब समझते हो ना, लीफ मतलब एकदम पतला सा, गोल्ड का लीफ मतलब एकदम पतला, जितना उसको पतला किया जा सकता है, ठीक है, उतना पतला जो है हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये गोल्ड का लीफ है ऊपर में, और इसके हमने दो फ्लैप्स बनाए। फ्लैप्स मतलब समझ लो, ये दो दो हमने फॉइल्स को जो है इस तरीके से हमने टांग दिया। तो देखो ऊपर भी गोल्ड है, ये भी गोल्ड है, ये भी गोल्ड है। तो इसके जो दोनों एंड्स हैं ए और बी, ये दोनों एंड्स क्या हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्या मीनिंग है इसका, कि ये दोनों एक दूसरे को ना तो रिपल कर रहे हैं, ना ही एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी लेकर आते हैं, एक एक मटेरियल लेकर आते हैं जिस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और उस नेगेटिव चार्ज वाले बॉडी को हम लोग इसके कांटेक्ट में जो है कर देते हैं। ठीक है, जब नेगेटिव वाला चार्ज इस बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो क्या चेंजेस होते हैं उसको देखो। अब ये जो ए और बी पहले पैरेलल थे, अब ये ए और बी क्या हो गए, एक दूसरे को रिपल किए। ठीक है, एक दूसरे को रिपल किया और दूर दूर हट गए। तो रिपल्शन कब होता है, जब दोनों वाले एंड में, ए वाले एंड में भी और बी वाले एंड में भी क्या हुआ होगा, सेम टाइप के चार्जेस जो है आए होंगे, तभी ए और बी रिपल किए होंगे, क्योंकि पहले तो वो पैरेलल थे। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन में वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को जो है रिपल कर रहे हैं। क्यों रिपल कर रहे हैं, अब देखो उसका रीजन जो है, जब हमने नेगेटिव वाले चार्ज वाले बॉडी को इसके कांटेक्ट में लाया, तो इस पर जो है गोल्ड फॉइल पर पहले नेट चार्ज कितना था, 0। तो ये जो प्लास्टिक का या जो भी नेगेटिव चार्ज वाला बॉडी है वो किसको खींचेगा, वो पॉजिटिव को खींचेगा। तो गोल्ड के अंदर में जितने पॉजिटिव चार्जेस थे वो सारे पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो बचेगा क्या इस बॉडी में, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बचेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो हम लोग इस गोल्ड फॉइल से हम लोग बता सकते हैं कि ए वाले एंड पर भी नेगेटिव चार्ज आया है और बी वाले एंड पर भी नेगेटिव चार्ज जो है आया है।
आई होप आपको ये गोल्ड फॉइल जो है समझ में आया होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप में देखो अभी भी ये, अच्छा इलेक्ट्रोस्कोप में ये बॉडी अभी चार्ज नहीं हुई ना, अभी भी इसके अंदर का जो नेट चार्ज है वो जीरो ही है, क्योंकि कोई भी चार्ज यहाँ से भगा नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप का नेट चार्ज अभी भी जीरो है, पहले भी जीरो था। पहले बस एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट कर रहे थे ना रिपल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इस रॉड को हमने लेकर आया ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ आ गए। तो इन पॉजिटिव चार्जेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इन पॉजिटिव चार्जेस को हम लोग बोलेंगे बाउंडेड। ऊपर में देख रहे थे ना, बाउंडेड या बाउंड चार्ज जो है हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अगर आपके दिमाग में अगर ध्यान से पढ़ रहे होगे तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सर इस गोल्ड फॉइल वाले जो एक्सपेरिमेंट आपने बताया इलेक्ट्रोस्कोप, क्या इसको चार्ज नहीं किया जा सकता? तो आंसर है बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? ऊपर में पॉजिटिव है, नीचे में नेगेटिव है, इन नेगेटिव को या इन पॉजिटिव को भागने के लिए रास्ता दे दो, या तो यहाँ वायर लगा दो या तो यहाँ वायर लगा दो। अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो वायर यहाँ लगा दो, सारे नेगेटिव दौड़ के इधर चले जाएंगे। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो पॉजिटिव को रॉड से कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। समझ में आ गया? तो हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप को जो है एक चार्ज बॉडी जो है हम लोग बना सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप जो है कैसे काम करता है उसका मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन जो है आपको दे दिया, ठीक है। चलो, वो जो मैंने आपको कंडक्शन फिनोमिना बताया वो यहीं पर है। देखो एक और समझ लेते हैं 4 स्टेप में। पहला स्टेप में एक बॉडी है जिसके अंदर का नेट चार्ज क्या है, जीरो। हमने क्या किया, कंडक्शन फिनोमिना कराया, एक बॉडी को हमने इसके साथ कांटेक्ट में लेकर आया तो सारे पॉजिटिव चार्जेस इधर आ गए, सारे नेगेटिव चार्जेस इधर आ गए। हम लोग इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव वाले एंड को हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, सारे नेगेटिव दौड़ दौड़ के ग्राउंड में भाग गए। अब ये बॉडी को सिर्फ क्या बचा, पॉजिटिव बचा। तो इस तरीके से हम लोग 4 स्टेप में क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी को कंडक्शन के थ्रू चार्ज जो है कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली कंडक्शन को अगर आप समझ गए तो इंडक्शन को भी आप क्या कर सकते हो, इजीली समझ सकते हो। दोनों एक जैसे ही हैं, बस डिफरेंस कहाँ है, एक में जो है फिजिकल कांटेक्ट चाहिए और दूसरे में जो है फिजिकल कांटेक्ट जो है नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इतना देर से हम लोग चार्जेस चार्जेस कर रहे हैं, तो इन चार्जेस की कुछ स्पेशलिटी है भी या नहीं है, उसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार पूछ देता है, सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पर भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपका बेस अगर अच्छे से रहेगा तो आप इजीली क्या कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ये 7 स्टार है, ठीक है। 7 स्टार मतलब अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। देखो पहली प्रॉपर्टी है इसकी एडिटिविटी। एडिटिविटी वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर यह है कि चार्जेस कैन बी एडेड बाय सिंपल रूल ऑफ एलजेब्रा। एलजेब्रा के जो सिंपल रूल होते हैं उसी के बेसिस पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर वो बोला है सिंपल रूल ऑफ एलजेब्रा, ना कि अरिथमेटिक। देखो मैथ्स में जो है दो टाइप का एडिशन होता है, एक होता है अरिथमेटिक एडिशन होता है और दूसरा होता है एल्जेब्रिक एडिशन होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो H2SO4, H2 वाले पर कितने चार्जेस हैं, +2, और SO4 वाले पर कितने चार्जेस हैं, -2, है कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि H2SO4 का जो है नेट चार्ज कितना है, तो आप क्या करोगे, +2 और -2 को ऐड करोगे और क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर जो है नेट चार्ज कितना है, 0 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर कितने एटम्स हैं, तो कितने एटम्स है, देखो ये भले ही पॉजिटिव वाला एटम है तो 2 हाइड्रोजन एटम और एक सल्फेट का एटम, ये SO4 जो है पूरा का पूरा, इसको एक एटम हम लोग एटम नहीं एक कंपाउंड कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक और ये 2, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। देखो लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है, लेकिन जब मैंने टोटल नंबर ऑफ एटम की बात की तो ये 2 हो गया और इसको मैंने 1 मान लिया, ठीक है। तो कितने हो गए, 3। तो ये जो एडिशन है, ये 3 जो मिला, इस तरीके का एडिशन कहलाता है अरिथमेटिक एडिशन, ठीक है, अरिथमेटिक एडिशन। और इस तरीके का जो एडिशन होता है ये कहलाता है एल्जेब्रिक एडिशन, ठीक है। तो याद रखना चार्जेस पे जो है अरिथमेटिक एडिशन लागू नहीं होता, चार्जेस पर जो है कौन सा मेथड अप्लाई होता है, एल्जेब्रिक मेथड जो है
अप्लाई होता है। अगर आपको कोई बोल दे कि मान लो आपके पास 10 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो टोटल चार्जेस कितने हुए बोलोगे तो आप 12 नहीं बोलोगे, क्योंकि 12 बोलोगे तो वो कौन सा हो जाएगा, अरिथमेटिक एडिशन। जबकि चार्जेस जो है कौन सा रूल फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं अलजेब्रा का। तो आप बोलोगे कि नेट चार्ज इसमें कितना है, +8 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जैसे मैथ्स में आप सिर्फ 8 बोलोगे तो चल जाएगा, लेकिन फिजिक्स में आप सिर्फ 8 नहीं बोलोगे, उसके सामने उसका सिंबल यूज करोगे कि सर +8 है या फिर -8 है, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस का मतलब चार्जेस के टाइप्स है। ठीक है, समझ में आ गया। पहली प्रॉपर्टी है अलजेब्रा के बेसिस पर जो है ऐड कर सकते हैं, ये याद रखना। सेकेंड है देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है, देखो क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, एक फिक्स्ड होना। ठीक है, एक फिक्स्ड रूल के हिसाब से जो है बढ़ना या घटना। क्वांटाइज मतलब स्टेपिंग होता है, कंटिन्यूअस जो है नहीं होता है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं फिर मैं इसको समझाता हूं कि व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, हाँ ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, electric charge on a body is not a continuous quantity, but it is the integral multiple of charges on one electron। देखो ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं किसी बॉडी पर वो कंटिन्यूअस क्वांटिटी नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं, इंटीग्रल मल्टीपल होती हैं। वो क्या होती हैं, इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेप्स के फॉर्म में बढ़ती हैं। जैसे टेबल्स जो होते हैं 2k 3k 4k, वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्म में इंक्रीज होते हैं। जैसे 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। बीच में ऐसा नहीं कि 2 के टेबल में 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 के टेबल में या तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, क्योंकि ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। उसी तरीके से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी एक बॉडी को अगर चार्ज देना चाहते हो तो आप एक पूरा का पूरा चार्ज दोगे, आधा चार्ज उसको आप नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब अगर आप मान लो ये एक बॉडी है ए, ये एक बॉडी है बी, आप ए से जो है बी को एक चार्ज देना चाहते हो, तो आप कंप्लीट उसको एक चार्ज दोगे, ना कि आधा चार्ज पौने चार्ज, ऐसा जो है नहीं दे सकते। ठीक है, और हाँ, अब एक और चीज देखते हैं कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जो है कम से कम कितना चार्ज जो है ट्रांसफर किया जा सकता है, मिनिमम कितना चार्जेस जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अभी तक का हमारा फिजिक्स का नॉलेज क्या बोलता है, अभी तक का फिजिक्स का नॉलेज हमारा बोलता है कि सबसे छोटा जो पार्टिकल है इस दुनिया का वो है इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उतना हम लोग किसी एक बॉडी को जो है दूसरे बॉडी पर जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सबसे स्मॉल क्वांटिटी कौन सी है जिसको हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो याद रखना वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम जो है चार्ज का यूनिट है। ठीक है, तो मिनिमम कितना चार्ज आप ट्रांसफर कर सकते हो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम जो है चार्ज आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक बॉडी को जो है मेरे को 2.4 जो है इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम जो है मेरे को चार्ज क्या करना है, देना है। कितना देना है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज एक बॉडी को देना है। ठीक है, क्या आप दे सकते हो, तो आंसर है नहीं दे सकते। क्यों, अगर हम एक चार्ज देंगे तो एक चार्ज कितना उसको देगा, एक एक इलेक्ट्रॉन अगर भेजेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन उसको कितना चार्ज देगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और अगर एक और इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो कितना हो जाएगा, एक और 1.6, मतलब टोटल कितने चले जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। देखो हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो कम पड़ गया, दो इलेक्ट्रॉन दिए तो ज्यादा हो गया। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर इलेक्ट्रॉन को आधा तोड़ के दे देते हैं। ठीक है, एक को पूरा दे देंगे, एक इलेक्ट्रॉन पूरा दे देंगे और एक इलेक्ट्रॉन आधा दे देंगे जिससे 2.4 हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, आप एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर सकते हो, या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, या तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, चार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो। ये आधा पौने वाला जो हिसाब है ये यहाँ पर जो है लागू नहीं होता है।
ठीक है। तो हम लोग किसी बॉडी को जो है 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज जो है हम लोग नहीं दे सकते। ठीक है, ये उसी तरीके का है जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मान लो आपके घर में जो है 5 लोग मेहमान आ गए गर्मी के दिनों में। ठीक है, आपके मम्मी ने जो है आपको भेजा कि जा बेटा दुकान जा, या जा बेटी दुकान जा, वो गर्मी का सीजन चल रहा है, वहां से जो है क्या करना, कुछ स्प्राइट लेके आना। 5 लोग मेहमान हैं, अगर एक को हम लोग देंगे तो इतना हम लोग देंगे उसको, 70 ml या फिर 80 ml जितना हमको देना है एक एक को देंगे। उसके हिसाब से जो है जा तो दुकान वाले से जो है क्या करना, 635 ml 645 ml क्या करना, स्प्राइट लेके आना। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है वो बोल रही है मतलब आधा लीटर से ज्यादा। ठीक है, मतलब 635 मिलीलीटर जो है आपको लेके आना है, इतना जो है लेके आने बोला। आप गए दुकान में और बोले कि दुकान वाले भैया मेरी मम्मी ने बोला है कि हमारे घर में 5 मेहमान आए हैं और मेरे को जो है 635 ml जो है मेरे को स्प्राइट चाहिए। ठीक है, इतना ही एग्जैक्ट मेरे को चाहिए, इतना मेरे को दो। ठीक है, तो वो दुकान वाला क्या बोलेगा, वो दुकान वाला बोलेगा भैया देखो मैं ऐसी बीच वाला जो है स्प्राइट जो है ओपन करके नहीं दे सकता, मेरे पास जो है एक तो है 100 ml का स्प्राइट है वो ले जा, या फिर आधा लीटर का स्प्राइट है वो ले जा, या फिर मेरे पास 1 लीटर का स्प्राइट है वो ले जा, या 2 लीटर का स्प्राइट है ये ले जा। ऐसी बीच वाली स्प्राइट जो है मैं तुमको नाप के जो है नहीं दे सकता। ठीक है, समझ में आ गया। पैकेट्स के फॉर्म में जो है क्या कर सकते हो, ले जा सकते हो, या तो 1 लीटर 100 ml वाला ले जाओ, या फिर 500 ml वाला ले जाओ, या फिर 1 लीटर वाला ले जाओ, या फिर 2 लीटर वाला, ऐसे मल्टीपल्स के फॉर्म में ले जाओ। ये स्प्राइट के जो बॉटल्स ये फिक्स्ड होते हैं, आधा पौने इसमें हम लोग नहीं कर सकते। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी है, अगर आप किसी बॉडी को चार्ज देना चाहते हो तो आप 1.6 दे सकते हो, 3.2 दे सकते हो, 4.8 दे सकते हो, 6.4 दे सकते हो। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स के फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, चार्ज जो है दे सकते हो। समझ में आया? आधा इलेक्ट्रॉन तोड़कर, 1/4 इलेक्ट्रॉन तोड़कर हम लोग ऐसा चार्जेस का ट्रांसफर जो है नहीं कर सकते। तो किसी बॉडी को चार्ज कितना दे सकते हैं ये कैसे डिसाइड होगा, कितना हमने इलेक्ट्रॉन जो है यूज किया। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और एन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन हमने यूज किए। यही हमको क्या बताएगा कि हमने उस बॉडी को जो है कितना चार्ज का जो है हमने ट्रांसफर किया है। तो क्यू क्या है, टोटल चार्ज, एन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन आपने यूज किया, और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। अब चार्जेस जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, इसीलिए इसके सामने क्या लग गया, प्लस और माइनस। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया क्वांटाइजेशन क्या है। किसी एक बॉडी को अगर आपको चार्ज देना है तो आपको एक इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स के फॉर्म में ही देना पड़ेगा, और वो भी कैसा मल्टीपल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल। समझ में आ गया, क्लियर है। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग चार्ज दे रहे हैं वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, 1.6 3.2 4.8, मतलब चार्जेस जो होते हैं वो ऐसे एक पर्टिकुलर स्टेप्स में इंक्रीज होते हैं। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूअस क्वांटिटी नहीं होते कि जितना मर्जी उतना दे दो। चार्जेस कंटिन्यूअस क्वांटिटी नहीं होते हैं, चार्जेस जो होते हैं वो स्टेप्स में होते हैं, या तो एक कंप्लीट स्टेप दो, या पूरा दो, या 3 दो, या 4 दो, या 5 दो। ऐसे आधा वाला जो है बीच से हम लोग ब्रेक करके नहीं दे सकते। ठीक है, ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। समझ में आ गया। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का सिंपल मीनिंग क्या है, किसी एक बॉडी को हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स के फॉर्म में ही चार्जेस दे सकते हैं, बीच वाली कोई वैल्यू हम लोग नहीं दे सकते। एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन 19.5 इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐसा नहीं दे सकते। आई होप समझ में आ गया होगा। स्प्राइट वाला एग्जांपल याद रखना, लेना है तो 1 लीटर वाला लो, 2 लीटर वाला लो, 1.5 लीटर वाला लो, आधा वाला लो। बीच वाली कोई स्प्राइट वाले पैकेट जो है नहीं आता है तो बीच वाली हम लोग फाड़ के जो है नहीं दे सकते। समझ में आ गया। लेना है तो बड़ा पैकेट्स लो, जो फुल आता है जो फिक्स्ड है उतना फिक्स्ड क्वांटिटी के टर्म्स में आप उसको लो। ठीक है, ये हो गया चार्ज का सेकेंड प्रॉपर्टी। अब आगे देखते हैं हम लोग इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देखो थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस मतलब नाम से ही आपके दिमाग में कुछ क्लिक हो रहा होगा कि जिस तरीके से एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है, उसी तरीके से चार्जेस जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। इसका मतलब क्या है कि चार्जेस को ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
इसको सिंपली हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है देखो, आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मीनिंग क्या होता है, आइसोलेट मतलब ना तो अंदर की चीज बाहर जा सकती है, ना बाहर की चीज अंदर आ सकती है। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड। ठीक है, इसको हम लोग सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है देखो, यूरेनियम 238 को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो क्या करता है, थोरियम बनता है और हीलियम बनता है। तो चार्जेस डिस्ट्रॉय नहीं हुए, देख लो पहले कितने थे 238, अभी भी कितने 234 और 4 कितने हो गए 238, मतलब चार्जेस डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। ठीक है और मैंने शुरुआत में आपको एक और चीज बताया था कि किसी एक बॉडी पर आप चार्ज तभी दे सकते हो जब उसके साथ मास जाएगा, बिना मास के चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको बताया था। लेकिन जब एटम बम बना तो उस समय जो है इस आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज पर जो है क्वेश्चन उठने लगे। कैसे उठने लगे, देखो एटम बम जो होता है उसका कुछ मास होता है। मान लो ये एक एटम बम है जिसका एक पर्टिकुलर मास है कितना 5 kg। ठीक है, वैसे 5 kg का एटम बम बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 5 kg का मान लेते हैं एक एटम बम है, इसको हमने क्या किया, कहीं पर हमने गिरा दिया। ठीक है, कहीं पर हमने क्या किया, गिरा दिया। गिराने के बाद ये क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। अब इसका पूरा का पूरा जो मास है 5 kg, क्या यहाँ पर 5 kg का डब्बा ही रहेगा, एक भी नहीं रहेगा। ये पूरा का पूरा मास क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। हुआ कि नहीं, जब आप एटम बम को फोड़ोगे तो उसका मास पहले सॉलिड फॉर्म था जब वो ब्लास्ट नहीं हुआ था। जब वो ब्लास्ट हो जाएगा तो वो 5 kg मास नहीं बचेगा, वहां पर एक भी नहीं बचेगा, पूरा का पूरा मास क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब अगर मास डिस्ट्रॉय हुआ है, इसका मतलब क्या है, मास पर ही कौन डिपेंड करता है, चार्ज। मतलब चार्ज भी क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन एक तरफ तो हम लोग बोलते हैं कि चार्ज आइसोलेटेड होता है, कि चार्ज को ना तो हम लोग बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरे तरफ हम लोग एटम बम में प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि जो चार्जेस हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं क्योंकि मास डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है सबसे पहले जो है आइंस्टीन आया, और आइंस्टीन ने क्या किया, एक हमको बड़ा फेमस इक्वेशन, फेमस रूल बताया कि देखो भाई, नेचर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं। उसी तरीके से ये जो मास है वो एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। मतलब चार्जेस जो है वो एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गए हैं, रूप अपना अपना क्या किए हैं, चेंज कर लिया अपने आप को। ठीक है, और उन्होंने एक इक्वेशन भी बताया था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बताया था कि नहीं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर उनका बड़ा फेमस इक्वेशन, आइंस्टीन्स इक्वेशन। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो भी मास था वो एनर्जी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब हमारे दिमाग में ये आया कि ठीक है चलो, चार्जेस को हम लोग एक सिंगल चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन क्या पेयर ऑफ चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो आंसर है यस। क्योंकि हमको एक ही कंडीशन को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे होने चाहिए, आइसोलेट। मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उस बॉडी पर उतने ही अगर नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो बॉडी क्या कहलाएगी, आइसोलेटेड। ठीक है, मान लो एक बॉडी में जो है क्या है, 10 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 10 नेगेटिव चार्जेस हैं। एक नेगेटिव चार्ज मान लो यहाँ से निकल गया तो नेगेटिव चार्जेस कितना बचे, -9, और प्लस चार्ज कितने बचे 10। तो ये आइसोलेट नहीं कहलाएगा क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा है और नेगेटिव कम है, ये चार्ज्ड बॉडी कहलाएगा। ठीक है, तो फिर बाद में और डिस्कवरी हुआ और ये हमको पता चला कि हम लोग एक सिंगल चार्ज ना तो बना सकते हैं और ना ही हम लोग सिंगल चार्ज को तोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग चार्जेस को पेयर में बना सकते हैं और पेयर में तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, जैसे पेयर में कैसे तोड़ेंगे और कैसे बनाएंगे, देखो अगेन इसी एग्जांपल को लेते हैं, 10 पॉजिटिव चार्जेस 10 नेगेटिव चार्जेस, टोटल चार्ज कितना 0, आइसोलेट। अगर मान लो इसमें से एक चार्ज पॉजिटिव को हमने तोड़ निकाल दिया और एक हमने नेगेटिव को निकाल दिया, अब भी इस पर नेट चार्ज कितना है, 0। भले ही चार्जेस की क्वांटिटी कम हो गई लेकिन ये बॉडी पर अभी भी नेट चार्ज क्या है, 0। पहले भी नेट चार्ज 0 था, अभी भी नेट चार्ज 0 है। तो ये एक एग्जांपल है कि पेयर में चार्जेस को हम लोग तोड़ सकते हैं और पेयर में हम लोग चार्जेस को बना सकते हैं। तो ये याद रखना कि चार्जेस जो है, ये जो डेफिनेशन है ये अधूरा है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कंप्लीट क्या है, चार्ज को
एक सिंगल चार्ज को ना तो तोड़ सकते हैं और ना सिंगल चार्ज बना सकते हैं, लेकिन पेयर में चार्जेस को तोड़ भी सकते हैं और पेयर में चार्जेस को हम लोग बना भी सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर एग्जांपल है, जब हम लोग पेयर में चार्जेस को तोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एनिहिलेशन। ये याद रखना कि जब पेयर में चार्जेस को डिस्ट्रॉय करते हैं तो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो कहलाता है एनिहिलेशन। जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया और हमने एक पॉजिट्रॉन लिया, जब हमने दोनों को कंबाइन किया तो हमने देखा कि ये दोनों जब कंबाइन हुए तो ये दोनों डिस्ट्रॉय हो गए और वहां से क्या निकली? गामा रेस निकली। ये जो सिंबल है क्या है? गामा रेस का है। और गामा रेस जो होते हैं ये हाईली एनर्जेटिक रेस होते हैं। ठीक है, तो देखो टूट गया पेयर में और क्या बन गया बदले में? एनर्जी बन गया। तो आइंस्टाइन चाचा ने जो बोला वो क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, कि मास और एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इनके पास पहले मास था, एनर्जी थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई? एनर्जी में जो है ये कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये कहलाता है एनिहिलेशन। ठीक है, दूसरा है हमारे पास पेयर प्रोडक्शन। जब हम लोग चार्जेस को पेयर में बनाएंगे, ठीक है, जोड़ी में बनाएंगे, तो जोड़ी में जब बनाएंगे चार्जेस को तो प्रोसेस कहलाएगा पेयर प्रोडक्शन। देखो, अगर मैं यहाँ पर इस 10-10 वाले में अगर एक एक चार्जेस और ऐड कर दूं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो नेट चार्ज अभी भी कितना है? 0। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पेयर में चार्जेस बना भी सकते हैं। समझ में आ गया? और वो प्रोसेस क्या कहलाता है? पेयर प्रोडक्शन। इसका एक एग्जांपल है, जैसे पीटी। पीटी मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रिलिमिनरी टेस्टिंग होता है ना। पीटी मतलब क्या होता है? यहाँ पर होता है प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम एक बहुत बड़ा हैवी मेटल है। जब हैवी मेटल में हम लोग गामा रेस की बम्बार्डिंग करते हैं उस पर, तो ये मान लो एक प्लेटिनम का प्लेट है, इस पर मान लो हमने गामा रेस की बम्बार्डिंग की। तो जब हम लोग गामा रेस की बम्बार्डिंग करते हैं और इस प्लेटिनम के मास को पहले मेजर करते हैं और बाद में मेजर करते हैं, मतलब इस गामा, ये जो प्लेटिनम का जो प्लेट है, इस पर जो है गामा रेस छोड़ने से पहले इसके मास को नाप लेते हैं और गामा रेस डालने के बाद इसके मास को नापते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पहले के कंपैरिजन में इसके मास में जो है थोड़ा सा कम आ गया, कमी हो गई है। और वो कितना मास कमी हुआ है? जितना एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है और जितना एक पॉजिट्रॉन का मास होता है, इन दोनों के जितने मास होते हैं उसके बराबर इसका मास क्या हो गया है? कम हो गया है। ठीक है, या फिर कम हो गया मतलब कहाँ गया? ये दोनों बन के कहाँ चले गए? बाहर निकल गए। ठीक है, कम हो गया मतलब क्या हो गया? यहाँ से जो है चार्जेस जो है निकल गए। ठीक है, तो जब हमने प्लेटिनम पर जो है गामा रेस की बम्बार्डिंग की तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला और एक पॉजिट्रॉन जो है निकल गया। तो हमने क्या किया? पेयर में प्रोडक्शन कर दिया। ठीक है, तो एक बार हम लोग तोड़ रहे हैं और प्लेटिनम में गामा रेस डालकर वहां पर हम लोग बना रहे हैं। तो चार्जेस का पेयर में प्रोडक्शन और पेयर में जो है डिस्टॉर्शन जो है हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। एक और है, आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी में जो है सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, क्वांटाइजेशन और एडिटिविटी और ये जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, लेकिन एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको समझने की जरूरत है, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है? इनवेरिएंट। ठीक है, इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? वेरी ना होना। ठीक है, इनवेरिएंट का मतलब क्या है? डू नॉट वेरी। अब देखो कैसे होता है। चार्जेस जो होते हैं, सबसे शुरू में पढ़ा था हमने, चार्जेस रेस्ट कंडीशन पर अलग बिहेवियर करते हैं और मूविंग कंडीशन पर क्या करते हैं? अलग बिहेवियर करते हैं। लेकिन चार्ज के पास ऐसी स्पेशलिटी होती है कि ये जो चार्जेस हैं वो इनवेरिएंट होते हैं। चाहे ये रेस्ट कंडीशन पर हो, चाहे ये मूविंग कंडीशन पर हो, इनकी प्रॉपर्टीज में जो है कोई भी चेंजेस जो है नहीं आता है। समझ में आ गया? इनके प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस जो है नहीं आता। जैसे अगर रेस्ट कंडीशन पर है तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्जेस है, कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये रेस्ट कंडीशन पर भी उतना चार्ज रहेगा और जब ये मूव कर रहा होगा तब भी इस पर क्या होगा? उतना ही चार्जेस जो है होगा, मूविंग कंडीशन पर भी। ठीक है, तो चार्जेस की जो है प्रॉपर्टीज जो है वो चाहे रेस्ट हो चाहे मूव कर रहा हो चेंज नहीं होता है। जबकि जो मास होते हैं, मास क्या होता है? मास जो होता है वो वेरिएबल होता है। भले ही आपको नहीं पता होगा, अभी तक आप लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मास जो होता है, जब आप बैठे हो तब आपका मास कुछ और होगा और जब आप रनिंग करोगे, जब आप दौड़ोगे तो उस समय आपका मास क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, तो मास जो होता है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी होती है। ठीक है, और
जैसे अगर मान लो आप बैठे हुए हो तो आपका बैठे हुए मास जो है रेस्ट कंडीशन पर मास कितना है, अगर आपका m0 है, और अगर आप जब मूव करोगे तो मूविंग करते समय आपका जो मास होगा वो हम लोग आइंस्टीन के फॉर्मूले से जो है m0 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से क्लियरली समझ में आ रहा है कि रेस्ट कंडीशन पर मास और मूविंग कंडीशन पर मास क्या होता है, अलग अलग होता है। ये m0 क्या है, रेस्ट कंडीशन पर मास है, और m क्या है, मूविंग कंडीशन पर मास है। v क्या है, जितना स्पीड से आप दौड़ रहे हो, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो ऑब्वियस है जब आप मूव करोगे तो आपके बॉडी के अंदर के जो मासेस हैं वो क्या होंगे, जरूर जो है चेंज होंगे। समझ में आ गया? ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में जो है क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, नोट्स में लिखा नहीं है क्योंकि हर चीज को जो है नोट्स में नहीं लिख सकते। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे भी आपके क्लास 12 के जो है एक एक चैप्टर जो है क्या है, काफी बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें आप अपने माइंड में रिमेम्बर करना, इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में जो है क्या डिफरेंस होता है। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है जैसा कि हमने डिस्कस किया था, वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और मास भी क्या है, मास इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वहां पर एडिशन के लिए कौन सा रूल यूज होता है, अलजेब्रा का रूल होता है, और मास के लिए कौन सा यूज होगा, अरिथमेटिक, क्योंकि मास तो नेगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जैसे +2 और -2, नेट चार्ज कितना, जीरो, लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मास ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद देखो, जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो क्वांटाइज होते हैं, फिक्स्ड क्वांटिटी के होते हैं। ठीक है, एक फिक्स्ड स्प्रेड वाला एग्जांपल, फिक्स्ड होता है, जबकि मास फिक्स्ड जो है नहीं होता। अब अगर दुकान में जाकर आप बोलोगे कि भैया मेरे को 3.28 केजी राइस दो, तो दुकान वाला इतना दे देगा, क्योंकि राइस जो है क्वांटाइज नहीं है, वो एक कंटिन्यूअस क्वांटिटी है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो है इनमें क्या है, डिफरेंस है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, रिपल्शन फोर्स भी हो सकता है, जबकि मासेस में क्या होता है, मासेस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है होता है, जो कि ग्रेविटेशन फोर्स है। पढ़े होगी 11th में। ठीक है, कि मास के कारण सिर्फ कौन से टाइप का फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव नेचर का जो है फोर्स जो है लगता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आगे देखते हैं हम लोग कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी तक हमने बहुत चार्ज कर लिया, लेकिन उस चार्ज के लिए कोई फॉर्मूला जो है किसी ने जो है नहीं बताया, और हमको ये भी पता है कि दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है और रिपल्शन फोर्स जो है लगता है। दो चार्जेस के बीच में लगता है कि नहीं, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स। ठीक है, लेकिन अभी तक किसी साइंटिस्ट का ध्यान जो है इस तरफ नहीं गया कि कितना फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है और कितना दो चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। मतलब किसी साइंटिस्ट ने अभी तक क्वांटाइज करने की जो है या मैथमेटिकल मॉडलिंग करने की कोशिश जो है नहीं की थी कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, कितना डिस्टेंस पर रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, ये सब जो है डिस्कशन जो है किसी साइंटिस्ट ने जो है नहीं किया था। लेकिन कूलॉम जो था वो वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, चार्जेस के बारे में बहुत सारे स्टडी किया, और हमको बहुत सारे रूल्स जो है इन्होंने क्या किए, बताए। इसीलिए उन्हीं के ऑनर में हमने चार्जेस का यूनिट क्या रखा हुआ है, चार्जेस का यूनिट जो है वो कूलॉम रखा हुआ है। ठीक है, सो देखो, कूलॉम्स ने जो है जब रूल बनाया या रूल बना रहे थे, तो इनका जो बेस था, इनका बेस क्या था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि न्यूटन ने बताया था। न्यूटन चाचा बताया था कि 11th में पढ़े होगे, दो चार्जेस, दो बॉडीज के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये चाहते थे कूलॉम्स कि उसी के जैसा मैं कुछ फॉर्मूला बनाऊं, न्यूटन के ग्रेविटेशन के जैसा ही मैं फॉर्मूला बनाऊं। तो कूलॉम्स लॉ का जो बेस है, याद रखना, कूलॉम्स लॉ का जो बेस है वो इनका खुद का दिमाग नहीं है खुद का दिमाग, लेकिन इनका जो मेन जो बेस है वो क्या है, न्यूटन का जो है ग्रेविटेशन लॉ है। ठीक है, न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ पर ही इन्होंने जो है कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ क्या था, फिर उसके कंपैरिजन करके हम लोग इसको देखेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है।
तो 11th में पढ़ा होगा कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब हम लोग दोनों को मिलाते हैं तो हमको एक ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मिलता है G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। यही क्या है, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है। कुछ ऐसा ही फॉर्मूला जो है कूलम्ब्स भी चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं न्यूटन से भी इंस्पायर भी बहुत थे, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि जहां मास है वहां चार्ज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों तो सेम है। अगर ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल मास है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, फंडामेंटल फोर्सेस चार हैं। एक तो ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो ग्रेविटेशन का सोर्स क्या होता है, मास होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सोर्स क्या होता है, चार्ज होता है। तो इन्होंने बोला कि जो फॉर्मूला न्यूटन ने बनाया है वही फॉर्मूला इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल होगा, और इन्होंने उसी के बेसिस पर जो है बनाया। देखो तो इनका स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, अब दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, वो रिपल्सिव फोर्स भी जो है हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी जो है हो सकता है। हमने पढ़ा था सेम सेम चार्जेस पर रिपल्शन, अदर चार्जेस पर अट्रैक्शन। तो वो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स कितना होता है, देखो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, ठीक है। तो इनके हिसाब से इन दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो कितना है, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसा कि उन्होंने बताया था। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों को कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं। तो जब हम लोग दोनों को कंबाइन करेंगे तो Fe इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हमको हटाना है तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हमको हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने जो है एक कांस्टेंट यूज किया के भी यूज कर सकते हो या फिर सी भी यूज कर सकते हो या फिर सी डेज भी यूज कर सकते हो। आपको अलग अलग बुक्स में जो है इसके नाम जो है अलग अलग जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है के यूज कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में जो है के यूज किया, ठीक है। चलो समझ में आ गया। तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स जो होता है वो कितना होता है, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो K है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। जैसे न्यूटन के फॉर्मूले में ये जो G है इसकी वैल्यू दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 फिक्स है। लेकिन ये जो K की वैल्यू है ये K की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इट इज कॉल्ड कूलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट। और ये कूलम्ब्स कांस्टेंट जो होता है इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, कि आप किस मीडियम पर दो चार्जेस को रखे हो। इन दोनों चार्जेस के बीच में एयर है कि वाटर है कि कुछ और लिक्विड है कि पेपर है कि प्लास्टिक है, उस बात पर जो है क्या करता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, K depends on the medium in which two charges are placed, इसको बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कूलम्ब्स कांस्टेंट एंड व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो इसका यूनिट जो है हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखो यहाँ से जब मैं K की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो K को यही रहने देते हैं, इस F के साथ कौन चला जाएगा, R स्क्वायर चला जाएगा। चलो मैं अलग से बता देता हूँ, कॉपी में अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहीं से आपको बता देता हूँ कि इस K का जो यूनिट है इस K का यूनिट क्या होगा। अगर मैं K की वैल्यू चाहता हूँ तो इस Fe के साथ जो है कौन आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस Fe के साथ आकर मल्टीप्लाई होगा R स्क्वायर, और Q1 Q2 क्या होंगे, इसको आकर जो है डिवाइड करेंगे और इधर क्या बचेगा K। तो F मतलब क्या होता है, फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। R मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। और Q1 और Q2 दोनों ही क्या है, चार्जेस है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम इंटू कूलम, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये इसका यूनिट हो गया। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट याद रखना,
ठीक है। आपको एग्जाम में जो है ऐसे ही कुछ क्वांटिटीज के जो है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने बोल देता है, यूनिट निकालने बोल देता है, और आप लोग क्या बोलते हो, ऐसा तो हमने पूरे जिंदगी में नहीं पढ़ा है कि ये क्या होता है करके। ठीक है, तो अगर सतही पढ़ाई करोगे, सरफेस लेवल का पढ़ाई करोगे, ऊपर ऊपर से पढ़ाई करोगे तो ऐसा ही होगा। ठीक है, आप अगर डीपली पढ़ोगे, इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे, तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, इजीली, बहुत इंटरेस्ट के साथ कर सकते हो। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। ठीक है, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इस पे तो समझ में आ गया। यूनिट क्या है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करना, वीडियो को पॉज करना और खुद से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करना। क्लास 11 चैप्टर 2 डायमेंशनल फॉर्मूला वहां पर पढ़े होगे। ठीक है, तो इन सब का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला पुटअप करना, और डायमेंशनल फॉर्मूला पुटअप करके जो है बताना मेरे को कि इसका जो है क्या होगा। वीडियो पॉज करके खुद से करके देखो। ठीक है, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा अभी, लेकिन एक बार करके देखो। ठीक है, तो चलो, आई होप आपने किया होगा, अगर नहीं किया है तो देखते जाओ। न्यूटन, न्यूटन मतलब क्या होता है, देखो अब मैं आपको रटने नहीं बोल रहा हूं, आप इसको खुद से बना सकते हो। न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, मास का जो ऐसा यूनिट होता है केजी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी के लिए हमने डायमेंशनल फॉर्मूला यूज किया एम, केजी के लिए हमने एम यूज किया, और ये क्या है मीटर, मीटर के लिए हमने लेंथ यूज किया, पर सेकेंड स्क्वायर के लिए टी की पावर -2। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बना एम एल टी की पावर -2। फिर उसके बाद क्या है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब, मीटर मतलब लेंथ, स्क्वायर मतलब दो बार लेंथ, तो मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद चार्ज, चार्ज मतलब क्यू, तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी, आई मतलब करंट, करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, टी का क्या होता है टाइम, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है तो हम लोग भी इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो इसके नीचे में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। अब जो भी कैंसिलेशन हो रहा होगा कैंसिलेशन कर देते हैं, तो कुछ तो कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, मास एक अकेला है, एक लेंथ दो लेंथ, कितने हो गए, तीन लेंथ, एक टाइम -2 ऊपर है, ये भी माइनस जाके ऊपर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, टाइम की पावर में -4 हो जाएगा, और ए की पावर में जो है -2 हो जाएगी। तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला, ये आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको किसी का बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको पता है ना, जैसे फोर्स का हो गया, वर्क डन का हो गया, एक्सेलरेशन का हो गया, तो आप किसी भी क्वांटिटी का जो है क्या कर सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। और कोशिश करना कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या कर सको, याद रख सको, या ऑन द टाइम या बना सको। क्योंकि याद रखोगे तो अगर इस 3 को 4 कर दिया, 4 की जगह 3 कर दिए, तो एक नंबर तो गया ऑप्शन में अगर दिया होगा तो। ठीक है, तो ये है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस के बारे में जो है और डिटेल में जो है स्टडी करेंगे कि ये के जो मीडियम पर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, क्या फर्क पड़ता है, कम कर देंगे तो क्या होगा, ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, तो इन सब के बारे में जो है डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो तब तक पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और अगर आपको मैथ्स और केमिस्ट्री की वीडियोस चाहिए तो मैंने आपको बताया था, आप जा सकते हो SJK कौशल करके यूट्यूब में सर्च करोगे तो वहां हमारे दूसरे सर के जो वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हो, 12th के मैथ्स और केमिस्ट्री जो है पढ़ सकते हो। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि आप जरूर जाओ और उन वीडियोस को देखो और अपने खाली टाइम का यूटिलाइजेशन करो। स्कूल अभी क्लोजेस हैं, मे बी जुलाई तक आपकी स्कूल शायद ही ओपन होंगे, अगस्त तक, अगस्त में भी इनके शायद ही ओपन होगा। ठीक है, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि ये जो कोरोना जो पीरियड है कोविड-19, ये जो है क्या हो रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो फिर भी आप जुलाई तक के लिए प्रिपेयर रहो कि आपका जुलाई तक स्कूल ओपन होने वाला नहीं है। ठीक है, ये अपने माइंड में रखो, लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम तो टाइम पर होगा, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप घर बैठे क्या कर सकते हो, चीजों को पढ़ सकते हो। ठीक है, नहीं तो अगर सोचो कि जुलाई में अगर स्कूल ओपन हो भी गया तो जुलाई, फिर उसके बाद एक महीने बाद आपको क्या आ जाएगा, क्वार्टरली, फिर जो आपके सिटी 1 सिटी 2 जितने भी एग्जाम्स होते हैं ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर जो है पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से अपना नोट्स बनाओ,
बाद में जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अपना प्रिपरेशन करके रखो क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है। और कुछ भी हो जाए, इस साल का बोर्ड एग्जाम जैसा भी हुआ है होगा, लेकिन आपका अगले साल का जो बोर्ड एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। अगर कोई सजेशन होगा, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए आपको, ठीक है, तो आप बता सकते हो कमेंट करके। डेफिनेटली आई विल ऐड दोस इन वीडियोस। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।